नमस्कार साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं। और आज की महत्वपूर्ण सूचना क्या है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का परीक्षा रद्द हो गया है ना। इसके बाद आरओ की परीक्षा रद्द हो गई, इसके बाद नीट की परीक्षा रद्द हो गई, नेट की परीक्षा रद्द हो गई, नीट में धांधली हुई, बड़ी बड़ी पैमाने पे इतनी बड़ी धांधली चल रहे थे। इन सभी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया था। उस कानून का नाम था अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 है ना। अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 बनाया गया था, यह कानून लेके आया गया था। ठीक है, यह कानून जब केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, किसके द्वारा भाई? केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, है ना। केंद्र सरकार के द्वारा जब लाया गया तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि यह लाया किसके लिए गया था। यह लाया गया था परीक्षा में चल रहे नकल को रोकने के लिए, चल रहे नकल को रोकने के लिए यह कानून लाया गया है ना भैया। रोकने के लिए कानून लाया गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा माफिया की जो जड़ें हैं वह अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि यहां पर टैलेंटेड लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए भैया, लोकतंत्र की स्थापना ही इसीलिए किया गया था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यह लोकतंत्र में आपको इलेक्शन के माध्यम से तो देखने को मिलता है, लेकिन कुछ चीजें जो है ना योग्यताओं के आधार पे भी रखी गई। क्योंकि भारत में शासक और प्रशासक नाम के दो तत्व लाए गए। एक शासक मतलब शासन करने वाला, एक प्रशासक मतलब शासन को चलाने वाला। तो आप जानते हैं कि भारत के जो शासक के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त लोग हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये तो है ही, लेकिन इनके पीछे एक सचिव का भी हाथ होता है, केंद्रीय सचिवालय का भी योगदान है संघ सरकार चलाने के लिए, जबकि राज्य के सचिवालय का योगदान राज्यों की सरकार चलाने के लिए होता है। तो जो प्रशासक लोग हैं उनको बनाने के लिए भी नौकरियों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया था। जब नौकरियों में अवसर की समानता लेकर के आई गई तो इसके तहत परीक्षा कराई जाती है, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। अच्छा, पहले इतना बड़ा प्रतियोगी परीक्षा में कंपटीशन नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले लोगों में इतनी एजुकेशन नहीं थी। लेकिन जब हमने लोगों को शिक्षित करना शुरू किया तब से हमने ये देखा कि कंपटीशन बड़ी तेजी से बढ़ गया। कंपटीशन जब बड़ी तेजी से हमारे यहां बढ़ा तो फिर लोग अपने बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। अच्छा, छात्र भी दो तरह के पाए जाते हैं। एक ऐसा बालक है जो घर से ही पढ़ाई कर रहा है और हर काम में अपने माता पिता का साथ दे रहा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। अब माता पिता को यह बड़े अच्छे से पता है कि यह बच्चा मेरा प्रतियोगी परीक्षा के लायक नहीं है, तो माता पिता उसके लिए क्या सोचते हैं कि इसकी सरकारी नौकरी कोई लगवा दे, उसके एवज में कुछ धन हमसे ले ले। इसके लिए वह ढूंढते हैं एक एजेंट, जिसे हम बोलते हैं शिक्षा माफिया, यानी किसी भी तरीके से इस बच्चे को नौकरी दिला दे। दूसरे बच्चे किस प्रकार के हैं, तो दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो कि माता पिता के जीवन के सुधार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के सुधार के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए अपने घर से दूर, अपने नियरेस्ट किसी शहर में जहां पे सरस्वती पैर तोड़कर बैठी हुई हैं, उन शहरों में जाकर वह पढ़ाई करता है, दिन रात अपनी आंखों को फोड़ता है, 10 बाई 10 के कमरे में अपने आप को सीमित कर लिया है कि अब अपनी दुनिया इतनी ही है। हां, थोड़ा सा डिजिटल लाइब्रेरी आ जाने के बाद आपने अपनी दुनिया में थोड़ा परिवर्तन किया कि आप डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ रुक कर जाते हैं। यानी आप अपने माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिला करके खेतों में काम नहीं कर रहे, उनके साथ उनके मजदूरी में काम नहीं कर रहे। हां, वो अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए
हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं दूसरे तरह के कैंडिडेट जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिनके माता पिता के पास इतना धन नहीं है कि वह अपने बच्चे की नौकरी के लिए दे सकें। अच्छा, दो चीजें हो सकती हैं। हर माता पिता का एक ही ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा सुदृढ़ हो, अच्छी नौकरी पे हो, अच्छा व्यवसाय हो, उसे जीवन में कभी कष्ट ना हो। कहा जाता है ना कि अगर मेरा विधान, मेरे जीवन का विधान मेरे पिता को लिखना होता तो वह इस कदर लिखते कि मुझे कभी मेरे पैरों में छाले नहीं पड़ने दिया जाता। तो अगर विधान मेरे पिता को लिखना होता तब यह पॉसिबल था। लेकिन विधान यहां तो नौकरियों में समानता के लिए है, लेकिन जब अगर मान लीजिए कि पिता पैसा देना भी चाहे, नौकरी लेना भी चाहे पैसा दे करके, तो फिर यह नौकरियों में अवसर की समानता का क्या महत्व है? अनुच्छेद 16 का क्या महत्व हो जाता है? फिर यहां तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं। लोग पहले कहा करते थे कि आरक्षण वाला व्यक्ति जब डॉक्टर बनेगा तो उससे नॉर्मल इंसान ही इलाज करवाने जाएगा। बड़े बड़े लोग जो आरक्षण को दे रहे हैं वे लोग तो अपने बेटे को विदेश भेज देंगे इलाज के लिए और खुद भी विदेश इलाज के लिए चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, आरक्षण वाला व्यक्ति जब एडमिशन लेगा तो वह कुछ ना कुछ 5 सालों में जरूर पढ़ेगा और सीखेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो घूस दे करके एडमिशन ले रहा है, घूस दे करके नौकरी प्राप्त कर रहा है, वह समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार परीक्षा में चल रहे धांधली के लिए, परीक्षा में चल रहे धांधली पे नकेल कसने के लिए, यानी कि परीक्षा में चल रहे धांधली को रोकने के लिए एक अधिनियम लेकर के आए, जिस अधिनियम में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम के तहत अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले को 10 साल तक के कारावास, 10 साल तक के कारावास और क्या भाई, प्लस 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये केंद्र सरकार का अपना कानून आ गया। अच्छा, कानून तो भैया रेप रोकने के लिए, बलात्कार को रोकने के लिए भी है, हत्या को रोकने के लिए भी है, मारपीट को भी रोकने के लिए है। तो क्या इन चीजों पर रोक लग गई? नहीं लग पाई है। इसी तरह से शिक्षा माफिया की भी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस कानून के होते हुए भी इन पर रोक नहीं लगाया गया। अच्छा, एक बात और देखिएगा कि ये जो हमारे यहां विधि बनाई जाती है, विधि हमेशा कौन सी सूची का विषय होता है? तो विधि हमेशा समवर्ती सूची का विषय होता है। यानी विधि पर निर्माण करने का काम संघ सरकार के पास भी होगा और राज्य सरकार के पास भी होगा। तो अब हम देखते हैं कि राज्य सरकार ने इस पर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस विधि में क्या परिवर्तन किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अगर हम निर्णय की बात करें तो हाल ही में कैबिनेट मंत्री के द्वारा सहमति मिल गई, कैबिनेट मंत्री के द्वारा सहमति मिल गई, सहमति मिली है किसके लिए भाई? नकल रोकने के लिए सहमति मिली। जब कैबिनेट मंत्री के द्वारा सहमति मिली तो यह किसके पास भेज दिया गया? राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। क्यों राज्यपाल के पास? इसलिए भेजा गया कि राज्यपाल अपने अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सके। जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 213 के तहत करेगा तो यह अध्यादेश 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर कहां चला जाएगा? 6 माह के भीतर विधानसभा में जाएगा। अच्छा, अब देखिए, जब अध्यादेश, अगर ये अध्यादेश के रूप में इसे ना लेके आते, अगर इस कानून को अध्यादेश के रूप में ना लेके आते तो ये विधानसभा में जाता, चर्चा होती, पास होता कि नहीं होता ये अलग विषय हो जाता है। लेकिन जब यह राज्यपाल के अध्यादेश के रूप में जाएगा तो यह कानून जिस दिन राज्यपाल अध्यादेश की घोषणा करेंगे उसी दिन से यह क्या हो जाएगा? घोषित मान लिया जाएगा, अध्यादेश से ही घोषित मान लिया जाएगा। फिर इस पर जैसे ही 6 माह के भीतर विधानसभा अनुमोदन देगा, उसी दिन यह कानून क्या हो जाएगा?
अधिनियमित हो जाता है, उसी दिन यह कानून अधिनियमित माना जाएगा। यानी यह कानून अधिनियमित कितने दिन बाद होगा? 6 माह के भीतर होगा। लेकिन यह कानून लागू कब से होगा? तो लागू उसी दिन से होगा जिस दिन से इसकी घोषणा की गई है, जिस दिन से इसकी घोषणा की गई है। तो यहां पे अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दंड के प्रावधान में परिवर्तन किया है। दंड के प्रावधान में परिवर्तन किया है। इन्होंने कहा दंड के जो प्रावधान होंगे वह प्रावधान केंद्र सरकार से बिल्कुल अलग होंगे। ऐसे व्यक्ति जो नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा उसे उम्र कैद की सजा, उम्र कैद के दंड से दंडित किया जाएगा, यानी आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, प्लस 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। और जुर्माना आवश्यक है, जुर्माना लगेगा। और जो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा यह माफी योग्य नहीं होगा, यह माफी योग्य नहीं होगा, माफी योग्य नहीं होगा। ठीक, तो 1 करोड़ का जुर्माना तो उन्हें भरना ही भरना पड़ेगा। अब एक बात और हमें देखना है कि नकल कराने के लिए कितने प्रकार के लोग होते हैं, नकल कैसे कैसे होती है उसकी बात करते हैं। तो नकल कराने के लिए जो लोग होते हैं उसमें सबसे पहला होता है डिजिटल तरीके से नकल। डिजिटल तरीके से नकल का मतलब होता है कि कान में माइक लगा करके, अच्छा कान में क्या लगाएंगे भाई? हेडफोन लगा करके, है ना, कान में हेडफोन लगा करके किया जाता है। दूसरा नकल जो होता है सॉल्वर बैठा करके, दूसरा नकल जो होता है वह होता है सॉल्वर बैठा करके, यानी कि आपके ही नाम पर आपकी जगह पे कोई अदर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला व्यक्ति परीक्षा देगा जिसकी तैयारी आपसे या आप लोगों के बराबर होगी। सॉल्वर बैठा करके यह नकल कराया जाता है। दूसरा होता है पेपर आउट करा करके, दूसरा होता है पेपर आउट कराकर रटवा करके नकल कराया जाता है। तीसरा देखिए, अब यह पेपर आया कहां से? तो पेपर आता है किसी ना किसी संस्था से, पेपर आता है किसी ना किसी संस्था से। पेपर आता है जहां पे इसका क्या कराया जाता है भाई? प्रिंटिंग कराई जाती है। पेपर वहां से भी लीक हुआ है कई बार, जहां से इसकी क्या कराई जाती है? प्रिंटिंग कराई जाती है, यानी इसे छपवाया जाता है। तो अब देखें, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये कैंडिडेट के लिए बताई हैं। ये किसके लिए बताई भाई? ये चीजें मैंने कैंडिडेट्स के लिए बता दी। तो कैंडिडेट्स का दंड यहां पे है। अच्छा, अब देखिए अगर संस्था के द्वारा ये काम किया जाएगा तो कोई भी ऐसी संस्था जो पेपर करवाने के लिए, चाहे वह सेंटर के रूप में, चाहे परीक्षा के ऑर्गेनाइजर के रूप में, यानी कि टेंडर लेकर के परीक्षा कराने वाली कंपनी के रूप में काम कर रही है, अगर उसके द्वारा यह परीक्षा लीक कराया जाता है तो उस कंपनी को क्या किया जाएगा, या उस सेंटर को, तो कंपनी या सेंटर को क्या किया जाएगा भाई? हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड, हमेशा के लिए उसे क्या कर दिया जाएगा? ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। दूसरी चीजें, उस कंपनी और संस्था को सील भी किया जा सकता है। तीसरी चीज, परीक्षा कराने में जितना खर्च होता है तो परीक्षा के खर्च के बराबर क्षतिपूर्ति, परीक्षा के खर्च के बराबर क्षतिपूर्ति लगाया जाएगा उस कंपनी या संस्था के ऊपर। क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी उस कंपनी या संस्था के ऊपर। ठीक है भैया, तो उस कंपनी या संस्था के ऊपर क्या कराया जाएगा? क्षतिपूर्ति लगा दी जाएगी। तो कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड और क्षतिपूर्ति, यानी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वह इसके लिए काफी कठोर हो चुके हैं, इसके लिए वो काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन पर बहुत सारे उंगलियां उठाई गई। क्यों? क्योंकि जब पिछली सरकारें थी तब भी यही उंगली उठा करती थी कि लगातार वो पेपर आउट करा रहे हैं। जब सरकार बदल दी गई तब भी अभी भी यह चीजें रुकी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा विधि का निर्माण हमेशा किसके लिए किया गया? तो विधि का निर्माण हमेशा
ऐसे किया गया कि यह एक मकड़े के जाले की तरह होता है, जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंस करके अपना दम तोड़ देते हैं, और जो बड़े बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं या जीव जंतु होते हैं इसे तोड़कर क्या करते हैं भैया, निकल जाते हैं। तो विधि निर्माण में भी इतना बड़ा परिवर्तन सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखें यह अपराध कैसा होता है, तो यह अपराध संज्ञेय है, यानी तुरंत गिरफ्तारी है। यह अपराध अशमनीय है, यानी इसके लिए किसी भी समन या सूचना नहीं दी जाएगी। यह अपराध गैर जमानती है, यानी इस पर कभी भी जमानत नहीं मिलेगा। यह अपराध अशमनीय है, संज्ञेय है और गैर जमानती है, यानी आपको नोटिस नहीं भेजा जाएगा कि आपने फलाना अपराध किया है, इसके लिए आपको इस दिन हाजिर होना पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जमानत, आप देखिए जमानत की बात देखें तो अब नए कानूनों में, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले के लिए दोषी बना करके पूछताछ के लिए कैद किया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि उन्हें जल्दी जमानत नहीं मिल रही। अब सोचिए जब केजरीवाल जैसे लोगों को जब जमानत नहीं मिल पा रही है, तो जब हमारे जैसे लोग पकड़े जाएंगे, आम जनता जब पकड़ी जाएगी तो उन्हें भी जमानत आसानी से नहीं मिलेगी और जुर्माना कभी भी माफ नहीं होगा। और देखें अगर सेवा प्रदाता यदि परीक्षा की सेवा प्रदाता कंपनी पेपर लीक में पाई जाती है, तो इसकी संपत्ति का क्या कर लिया जाएगा भाई, इसकी संपत्ति को कुर्की कर दी जाएगी। इसकी सभी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी, अपने कब्जे में ले लेगी। ठीक है भैया। तो यह अनुचित रोकथाम अधिनियम 2024 का इतना कठोर कानून आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपराधिक कानून बनाने का हमेशा सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि अपराध होने से रोकना और अपराधी को सुधारना। ठीक है, तो अपराधी को सुधारने के लिए इतने बड़े दंड का प्रावधान है। तो यह सूचना कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।